नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक पिछली वीडियोस में हम लोग आरओ एआरओ 2021 और 2017 के प्रीलिम्स के कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किन तत्वों के माध्यम से या किन फैक्टर्स की सहायता से हम उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिर एक बार कुछ नए प्रश्न, एक नई चर्चा और कुछ नई ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। हालांकि उस ट्रिक को बताने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँ कि संस्कृति आईएएस ने आपके लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है जो आरओ और एआरओ के लिए ही है। यह जो प्रोग्राम है यह 1 नवंबर से सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है, दूसरी क्लास शाम 4 बजे रहेगी। पहले 200 विद्यार्थियों के लिए फीस में 50% की छूट दी गई है और आपको मात्र 4,999 रुपये का भुगतान करना होगा। यह जो कोर्स रहेगा इसमें आपको 130 से अधिक कक्षाएं दी जाएंगी, हर दिन 2 कक्षाएं होंगी आपकी। कोर्स की वैधता 1 वर्ष रहेगी, इस दौरान आप असीमित बार इन कक्षाओं को देख पाएंगे। 15 टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के शामिल रहेंगे उसमें। नोट्स आपको पीडीएफ मोड पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो एक अच्छा और महत्वपूर्ण कोर्स आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज्वाइन कर लें इसमें। बाकी इसके अलावा एक फ्री कोर्स आप लोग के लिए हम लोग यूट्यूब पर चला ही रहे हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से चिश्ती संत थे जिनको चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता था। यदि पता है तो आंसर कमेंट कीजिए, नहीं पता तो देखते हैं। देखिए, कुछ नाम जो है वो सबसे ज़्यादा खास निजामुद्दीन औलिया, मत लगा दीजिएगा लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे होते हैं हमारी मदद नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर कुछ फैक्टर नहीं है कि हम उसका सहारा ले या उसके साथ चले। यदि पढ़ा होगा तो इंस्टेंट ही क्लिक कर जाएगा, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि किसको रॉबिन हुड की उपाधि मिली थी या किसने रॉबिन हुड की उपाधि त्यागी थी, किसको केसरे हिंद कहा जाता था, इतनी बात आपको याद होगी। तो यह ना डायरेक्ट याद रहने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट पे चलते हैं और कुछ भी साथ में मदद नहीं करता। तो देखिए, कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा कि सी ही इसमें सही आंसर है, निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी है। जनरली क्या होता है कि जो फेमस लोग होते हैं ना, हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, यार यही होगा। हम मन को रोकते भी हैं, कई बार सोचते थे कि सोच ले, एक बार सोच ले, क्या पता नहीं हो, पर मन खिंचा चला जाता है उसकी तरफ में ना, हुआ था तेरी ओर। तो तेरी ओर वाली स्थिति है कि मन अपने आप जाएगा और हम लगा देंगे। इसका आंसर जो है वह सही डी है। नसीरुद्दीन को कहा जाता था कि आप चिरागे दिल्ली हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोग को। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने यही है। तो देखिए, तौहीद ए इलाही की रचनाकार थे ये, तो इसलिए इनको कहा जाता था चिरागे दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के रूप में जाना जाता था। वहीं साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो बाबा फरीद थे उनको कहते थे फरीदुद्दीन गज़े शकर। कुछ भी आगे दोबारा पूछ सकता है आप लोगों से, तो आप लोग याद रखिएगा, हर एक बात यहाँ पर खास है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न जो कह रहा है कि भाई किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलवाए। एक खास बात आपके लिए, ठीक है। जनरली शाहरुख तो हम लोग नहीं देखते। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आदि वरहा वाले सिक्के। आज शाहरुख के सिक्के पढ़ते हैं। तो सही आंसर यह भी पता होगा तब आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक से। यदि नहीं पढ़ा ठीक से तो फिर फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते जी, ठीक है। और एक बात यहाँ पे क्लियरली ध्यान रखनी है, यदि नहीं आ रहा ना, यदि किसी टॉपिक के बारे में 0% जानकारी है आपको, तो बेवजह मत उलझिए। इस प्रश्न पर आइए और आने के बाद बगल से निकले चले जाइए, बेहतर ही है। अदरवाइज आप लोग को नेगेटिव मार्किंग भी करवानी पड़ सकती है। यहाँ पर बताता हूँ ना रेगुलरली कि जब तक आप 25% प्रश्न के स्तर तक ना पहुँच जाए कि अब सही होगा 50%, तब तक अटैम्प्ट नहीं करना है। इससे कम पे है, जो 25% पे है, 33% पे है, तो निकल जाइए बच के, बहुत बेहतर रहेगा। सही आंसर बाबर बी है इसका। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसके बाद हम लोग का। तो तीसरे प्रश्न में हमसे बोला कि भाई मिलान करो। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की सहायता ले सकते हैं और कुछ चीज़ें हमारी मदद करके हमें सही आंसर निकालने में यहाँ पर योगदान देगी। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ याद हो, कुछ याद नहीं हो, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम पीरियड देख के इतना पता होगा कि मोपला विद्रोह अपने आप में बहुत खास है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? असहयोग आंदोलन से इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? 1920। इंसिडेंट याद है। अब 1900 के जब हम समय में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद ना रेयरली ही ऐसे काम हुआ। तो मोपला विद्रोह में से अपने आप में खास है जो इस दौरान हुआ था। तो देखिए, डी के साथ हम लोग जाएंगे थर्ड के लिए, ठीक है ना। तो यह इसका हो जाएगा, ओके। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, बहुत अधिक समय नहीं लगाना है तो, कि कहाँ पर डी के लिए दे रखा है इन्होंने 3। तो देखिए, डी के लिए 3 इन्होंने सिर्फ एक ही जगह दे रखा है, कहीं और तो डी के लिए 3 नहीं दिख रहा। तो सही आंसर अपने आप में ए हो गया। तो बेहतर है कि अगर कोई ऑप्शन हम लोग को पता हो, हम लोग उसको हिट कर जाते हैं, तो हमारे लिए प्रश्न अपने आप सरल हो गया। अब आप लोग जिद करके निकले हो घर से, मान लो मैं घर से जिद करके निकल जाऊं कि जब तक मैं ए को नहीं समझ लूंगा तब तक मैं डी तक नहीं आऊंगा, उलझने वाली स्थिति हो जाएगी। तो झगड़ना नहीं है प्रश्नों से, थोड़ा सा
प्यार से पेश आएंगे प्रश्नों के साथ, थोड़ा सा उदार बनेंगे, लोचशील रहेंगे, तो अपने आप सरलता से हल कर लेंगे। जैसे कि अभी देखना, डी इनमें सबसे ईजी था जब, लेकिन अगर आप हर एक के साथ जूझते हुए आते तो डी तक आने में समय लगता। तो जूझना नहीं है, क्योंकि मोपला विद्रोह स्पेशल है, असहयोग आंदोलन के समय होता है। क्लियर है बात इतनी सारी? आप लोग को आंसर भी इजीली मिल गया। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी इसका आपके सामने ही है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी सब भी लिखे हुए हैं, अहोम 1888 में, कोल 1831-32, संथाल को आप जोड़ सकते हैं हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 से। तो इस तरह से आप लोग को संथाल भी लंबे समय तक याद रह जाएगा। और मोपला स्पेशल है, कई बार पूछा गया, बीते दिनों पीसीएस एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था निम्नलिखित में, आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, याद है? नहीं है याद, क्या कर सकते हैं? 4 ऑप्शन। अब किसको माना जाए? यदि कुछ भी नहीं पता तो किसको मानेंगे कि आप सदस्य नहीं था? अंग्रेज है हमारे पास में, दो भारतीय हैं, और अनुग्रह नारायण एक खास व्यक्ति है, महात्मा गांधी अपने आप में खास व्यक्ति है, पर हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि ये दोनों खास नहीं है, है ना? बिल्कुल संभावना है, गलत तो नहीं है ना? तो आप ए लगाएंगे या बी लगाएंगे? बट देखिए एक्चुअल में सही आंसर इसका सी है। जो ये चंपारण कृषि जांच समिति थी, तो किसानों की समस्याओं की जांच के लिए इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे स्लाइड साहब। ठीक है, रीड और महात्मा गांधी इसके सदस्य थे दोनों। ठीक है, तो वही बात सब आप लोग के सामने है। स्लाइड्स के अध्यक्ष महात्मा गांधी, राइनी, रीड, MEL टेबल, सॉरी टेबल नहीं है, टेबर है, MEL टेबर, LC आदामी, और साथ साथ में हर प्रसाद नारायण सिंह, यह सब लोग इसके सदस्य रहे थे। ठीक है, तो जनरली आपको हर बुक में देखने को नहीं मिलेगा यह प्रश्न, बहुत रेयर है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। कुछ जो फैक्ट बेस्ड बुक होती है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि चंपारण वाला प्रश्न है तो बिहार के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है, वहाँ पे पूछने की संभावना ज़्यादा। अगर बीपीएससी देने की सोच रहे हैं तो रखिएगा इसको स्टॉक में। चलिए, 5वां प्रश्न आपके सामने, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पर? बंगाल में पड़ी, बिहार में पड़ी, पंजाब में पड़ी, या महाराष्ट्र में पड़ी? कूका, या तो आपके पास में इतना है कि आप लोग यदि नहीं पढ़ पाए थे इस कूका आंदोलन को, तो भाषा को गैस कर सकते हैं कि किस भाषा का शब्द है ये। तो कूका जो है एक्चुअल में पंजाबी भाषा का शब्द है, तो सी आंसर होता है इस हिसाब से। ठीक है, कोई सहायता नहीं मिलने वाली, यदि ऐसे फैक्टर्स पकड़ पाए ठीक है, कूका को यदि समझ लिया थोड़ा सा ठीक है, नहीं समझ पाए तो आंदोलन पढ़ लीजिए ठीक से, इतना ही हो सकता है। तो पंजाब में पड़ी थी इसकी नींव। हालांकि शुरुआती समय में एक धार्मिक आंदोलन था ये, फिर बाद में देखा कि आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, स्थिति बदल रही है, अलग अलग जगह अलग अलग रूप में आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो यह जो आंदोलन धार्मिक शुरू हुआ था बाद में राजनीतिक हो गया था। ठीक है, शुरुआत इसकी की थी भगत जवाहर मल द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने शुरू किया था, बाद में समय बदल गया। तो जो भगत जवाहर मल है उनको सियान साहब के रूप में भी जाना जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आने वाले समय में एग्जाम के लिए ये बेहद खास है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी ज़रूरी आपको ध्यान रखनी है कि PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे यह पूछ रहा है कि कौन सा युग्म हमने ठीक से नहीं मिलाया। प्रश्न ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक जटिल है ना, ज़रूरी यह है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की हो, तो आपको प्रश्न परेशान नहीं करेंगे, बाकी यदि आप समझदार हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन थोड़ा सा अलग हटके चला गया, बहुत अधिक चर्चाओं में जनरल नहीं आता, पढ़ेंगे जब हम किताबों में देखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है वो अधिक चर्चा में रहते हैं। ठीक है, ये आपको बताता हूँ मैं अभी। तो आप लोग को क्या देखना है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप पहले ए से उलझें बाकी बाद में नीचे तक आए, आप नीचे वालों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि युग्म सही कौन सा नहीं है, तो आप इजी भी हिट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि नीचे वाले सही मिले या नहीं है। जैसे कि आपको कहा गया सहायक संधि सही मिली है या नहीं, सहायक संधि को ये लॉर्ड वेलेस्ली से जोड़ रहा है। यदि आपको याद होगा तो सहायक संधि की शुरुआत जो थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही की थी मुख्य रूप से, हालांकि उसके बाद इसको जो विस्तार दिया था वो डलहौजी साहब ने दिया था जब अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले आए थे, यानी कि राज्य अपहरण की नीति लाए थे। तो देखिए सहायक संधि वेलेस्ली के साथ तो बिल्कुल सही मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि आप अच्छा युग में हैं, हमें आपसे छेड़छाड़ नहीं करनी। अगले में कह रहे हैं राज्य अपहरण नीति, तो वेलेस्ली की नीति को किसने विस्तार दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारा सी भी अब सही हो गया। अब हमारे पास स्थायी बंदोबस्त है। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहते हैं, या स्थायी जमींदारी बंदोबस्त के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कहते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था रिवेन्यू कलेक्शन के लिए बनाई गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू किया गया था। बहुत अधिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये भी सही हो गया। 3 सही होने के बावजूद गलत कौन बच रहा है?
ए ही बच रहा है इसके बाद में। अगर आपको दो अधिक ठीक से आते तो आप ए और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे, अदरवाइज जो लिटन है ना एक्चुअल में लिटन नहीं है, यहाँ पर रिपन साहब जब आएंगे तो यह तब से आगे सही होगा। ठीक है, तो ए इसका हमारे लिए सही आंसर रहेगा। याद रखिएगा क्योंकि जो राज्य अपहरण नीति है, सहायक संधि, बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं परीक्षाओं में। क्लियर है इतनी बात? तो ए इसका सही आंसर, रिपन साहब आ गए हैं यहाँ पर अपनी जगह पे संभालने के लिए। घटनाओं को कह रहा है कि आप ठीक से लगाइए, और जब आप घटनाओं को ठीक से लगा लेंगे तो देखिएगा कि नीचे आपके लिए कौन सा ऑप्शन मददगार हो सकता है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। याद है आपको नेहरू रिपोर्ट कब थी? याद है वर्ष? यदि बताएं तो देखिए ऑप्शन सामने, कमेंट कीजिए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा फिर छेड़छाड़ करता हूँ, बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको बहुत अधिक मदद देगा यहाँ पर। कैसे देगा? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, आपको याद होगा, 1930, फिर 31, फिर 32। जब पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं गए थे तो अंग्रेजों को पता लग गया था कि कांग्रेस या महात्मा गांधी के बिना भाई गोलमेज सम्मेलन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉपर भारतीय नेतृत्व जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब प्रॉपर भारतीय नेतृत्व नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को लाना पड़ेगा। तो उसी वजह से हुआ था गांधी इरविंग समझौता, क्योंकि महात्मा गांधी जो बिजी थे उस समय, यह सविनय अवज्ञा कर रहे थे। अब उधर आंदोलन है, इधर आपने गोलमेज सम्मेलन रख दिया है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाया। तो इरविंग ने कहा महात्मा गांधी से कि आप ठीक है, जो चाहते हैं हम प्रयास करेंगे इसको ठीक किया जाए, लेकिन आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जरूर आइएगा। तो इसका मतलब है फिर इन्होंने समझौता किया। जब आपने समझौता ही किया है महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए, तो घटनाओं का सीक्वेंस अपने आप बैठ गया। पहले होगा समझौता और फिर होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया कि एक पहले आएगा और 3 इसके बाद आएगा। अब सीक्वेंस ये रहना चाहिए। अगर आप इसको ही टैग कर पाने हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे एक पहले आ गया हो और 3 बाद में आया हो। देखिए यहाँ पर पहले 3 है, यहाँ भी पहले 3 है, यहाँ भी पहले 3 है, उसके बाद में 1 है, और यहीं पे ऐसा है कि पहले 1 है और बाद में 3 है। इतने पे भी निकल जा रहा है। सबके साथ नहीं जूझना पड़ा हम लोग को यहाँ भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खास पहले फोकस्ड हो गया हूँ, ईजी होता है। ठीक है, जब अगर हम लोग भी एग्जाम देने जाएंगे तो हम ना इसी को ही करेंगे, क्योंकि देखिए ये ना मानव प्रवृत्ति है। आप सब कुछ याद हमको हमेशा नहीं रख सकते। ठीक है ना, जब आप सब कुछ याद हमेशा नहीं रख सकते तो हमें ऐसे ही फैक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी जो हमें अधिक याद रहते हैं, जो हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन मुझे लगता है कि सबको याद होंगे, जितने भी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि गांधी इरविन समझौता इसी वजह से हुआ था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी आ जाए। हमने सिर्फ इसी सेक्टर को तो हिट किया है। जैसे कि कम्युनियन अवार्ड कब दिया गया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद महात्मा गांधी वापस भारत आए। इन्होंने कहा कि मैं सविनय अवज्ञा दोबारा शुरू कर रहा हूँ। सविनय अवज्ञा दोबारा शुरू किया इन्होंने, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई, जिस वजह से ये अपना फिर कम्युनल अवार्ड लेकर के आ गई थी। कब आया था? 1932 में। ठीक है जी, ये तो ऑटोमेटिकली बाद में चला गया। और जो नेहरू रिपोर्ट थी यह आई थी 1928 में। सबसे पहले तो हमें 4 ही चाहिए। जब हम 4 ले लेंगे तो उसके बाद में 1 3 के साथ 2 लगा देंगे हम लोग। क्लियर है इतनी बात? बहुत सिंपल है। तो 4 1 3 और 2 कहाँ पर है? 4 1 3 2 यहीं पर ही है। बट पूरा का पूरा समय लगाना एग्जाम में इतना नहीं होता ना, तो जो सेक्टर आपके अच्छे हैं आप उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बताया जाएगा जिन चीज़ों की आप मदद ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप गांधी इम्पैक्ट दूसरा गोलमेज सम्मेलन कभी भूल पाएंगे, लंबे समय तक याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे हर एक बात आपको प्रॉपर बताई गई, जैसे जैसे आपको मैंने समझाया था। ठीक है, यहीं पर ही तो डी हम लोग का आंसर आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे था सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? टू द पॉइंट, सीधा फैक्ट पूछा है आप लोगों से, कोई बिना मतलब की उलझन के साथ। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हमको जीके गोखले। आपको पता था कि जीके गोखले किन के गुरु थे? कमेंट कीजिए पता है तो। और देखिए इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। उस समय इनके राजनीतिक गुरु बने गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम नहीं जानते भारत, दक्षिण अफ्रीका तो जान लिया, एक बार भारत जानो, पूरे भारत में घूमो, जब भारत की स्थिति जान जाओगे तब राजनीति में उतरना, विशेष लाभ होगा और समझते जानते हुए तुम अच्छे लीड कर पाओगे लोगों को। वही हुआ, ये घूमे जाने समझे स्थिति। और उसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने अपने जो वेस्टर्न क्लॉथ थे ना उस तक को त्याग दिया था कि मैं जब भारतीय लोगों की वेशभूषा में रहूंगा ना तो इनको लगेगा कि हमारा अपना नेता है। यदि मैं अगर सूट बूट में घूमूं तो कैसे इनको ये महसूस करवा पाऊंगा कि मैं इन लोग का नेता हूं। ठीक है बात आप लोग को? तो इस तरह से मामला रहेगा सारे का सारा। तो देखिए इनके जो गुरु थे वह थे CR दास। ठीक है, तो बी आंसर आपका रहेगा इसके अंदर। ओके, क्लियर है इतना? तो वही सब बात है, CR दास, चितंदर दास, आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन
इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चर्चाओं में आता है। कब? अगर इतना बता दूंगा ना तो आंसर निकाल लोगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो क्या करना है, कब हुआ था, डिस्क याद है? नहीं याद है तो बताना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद उनको जब कैद में रखा गया था तो उनको पता लगा कि भाई आपने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं बल्कि भारतीय जनता को भी परेशान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता को परेशानी से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, वहाँ पे एक अमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई या तो स्थिति ठीक करो, देश को आज़ादी दो, वरना मैं यहीं पर ही भूखा रह करके प्राण त्याग दूंगा। क्लियर है बात सारी की सारी? तो एक तरफ भारतीय जन समर्थन जो था ना वो पूरा पूरा महात्मा गांधी के साथ था। वो कह रहे थे कि छोड़ो, इनको रिहा करो, इनकी बाहर जरूरत है, हमारे लिए खास व्यक्ति हैं, हमारे नेता हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब जहाँ पे भारतीय नागरिक परेशान हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरफ एक अगेंस्ट में एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि व्यक्ति भूखा रहना चाहता, मरना चाहता, तो हम पहले से उसके लिए शोभा यात्रा निकाल देंगे, हम घोषित कर देंगे कि व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से हमारे लिए मर चुका है, उसके लिए हम छुट्टी भी अनाउंस कर देंगे। इतना तक इन्होंने कर दिया था। तो यह जो सारा कार्य इन्होंने किया था वही इनका ऑपरेशन रूबिकॉन था। तो जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के दौरान इन्होंने इसको शुरू किया था। तो ये हम लोग का आंसर रहेगा इसमें। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, 10वां देखते हैं। फिर एक बार मिलान करने के कह रहा है। मिलान करने के लिए पूछ रहा है कि भाई बताइए कि ये जो मैगजीन या न्यूज़पेपर थे किसके द्वारा शुरू किए गए थे या कौन इनसे जुड़ा हुआ था। समाचार दर्पण है हम लोग के सामने सबसे पहले, तो यदि पता है अच्छी बात है, वरना नीचे आ जाओ। नीचे आसान ऑप्शन दे रखे, मेरी क्या गलती है बताओ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, उलझना नहीं, एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी कि समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। जब आप इतना पढ़ेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि नीचे वाले आसान हैं। केसरी और यंग इंडिया ऐसे हैं जो बहुत अधिक चर्चाओं में रहते हैं। केसरी किसका? बाल गंगाधर तिलक का। यंग इंडिया किसका? महात्मा गांधी का। नहीं उलझना पड़ेगा, जल्दी आप लोग पकड़ पाएंगे इनको, और बहुत अधिक लोगों को याद रहता है, मुझे इतना विश्वास है आप लोगों के ऊपर। हाँ, आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो देखिए, केसरी बाल गंगाधर तिलक यानी कि 2, यंग इंडिया महात्मा गांधी यानी कि 3। देख लीजिए किस ऑप्शन के लास्ट में 2 और 3 एक साथ है। अब बहुत इजीली निकल जाएगा आंसर, सिंपल, कहीं नहीं भटकना पड़ा। जरूरी नहीं था कि हमें समाचार दर्पण एग्जैक्टली याद हो, क्योंकि ये एक बैप्टिस्ट सोसाइटी के द्वारा शुरू किया गया था। जनरली ऐसा ही हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग लिंक करेंगे तो लिंक करेंगे हम लोग मुख्य रूप से जाकर के ये JC मॉर्शमैन के साथ में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और बाकी राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था मिरातुल अखबार अपना। क्लियर है इतनी बात? तो डी इसका आंसर है, डी ही इसका आंसर है। इतना विश्वास कर सकते हैं आप मेरे ऊपर। क्लियर है बात? तो जिस भी तरह से हम लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते थे एग्जाम में बैठ करके, और जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो कैसे हल करना है बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ परेशानी नहीं होगी आपको और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगली वीडियो में फिर एक बार कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि वीडियो पसंद करें तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कॉमेंट में व्यूज़ ज़रूर बताएं हमें, और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।